हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान में एक तो इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन इसके साथ सिक्योरिटी के हालात भी ख़राब हो रहे हैं और आईएमएफ के साथ हमारी डील हो रही है। तो रोज़ कोई ऐसी खबर आ रही होती है कि जो हमारी पाकिस्तान की आवाम है, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, उनके ऊपर कुछ नई चीज़ें थोप दी जाती हैं और नया जो बर्डन है इन्फ्लेशन का, महँगाई का, वो डाला जा रहा है बिजली की सूरत में, गैस की सूरत में और चीज़ों को महँगा करने की सूरत में। ये हो क्या रहा है और क्या इलेक्शन होने के बाद जिसके ऊपर पहले से बहुत सारे क्वेश्चन्स रेज़ हो रहे हैं, इसके बाद ये हालात ठीक होने का नाम लेंगे, थोड़ी-सी बेहतरी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी या इससे हालात कुछ लोग ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ये इलेक्शन होने जा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद फिर जिस तरह हमने 2014 में इमरान खान साहब को देखा था, 2018 में दूसरी पार्टीज़ को देखा था, तो ऐसी कोई सूरत-ए-हाल क्या दोबारा पैदा हो सकती है या नहीं, इस हवाले से आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रही है जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरज़ू काज़मी। आरज़ू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you so much for inviting me. अच्छा आरज़ू, एक तो सिक्योरिटी की सिचुएशन अभी जो एक 2 दिन पहले डीआई खान में एक अटैक दराबंद के इलाके में हुआ और 11 पुलिस वाले जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे। वो चीज़ तो हुई, लेकिन अगर आपने वो वीडियो देखी हो जिस वक़्त उनके फ्यूनरल अदा करने के बाद पुलिस के जो ऑफ़िसर्स हैं वहाँ पे खड़े हैं और उनमें से एक जो पुलिस ऑफ़िसर था जिसकी डेथ हुई, उसका भाई उनसे पूछ रहा है कि कहाँ से आते हैं ये दहशतगर्द, जो इस तरीके से लोगों को मारे और वो दाड़े मार-मार कर रोला, तो वो कहते हैं जी बलूचिस्तान से आते हैं। टू एग्री विद दैट कि वाक़ई ऐसा है और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में हमने 2-3 इस तरह के वाक़यात देखे जिसमें उनकी फैमिली मेंबर्स क्वेश्चन्स रेज़ कर रहे हैं कि भई ये क्या हो रहा है? ये कब रुकेगी ये चीज़? ये कब ये सिलसिला रुकेगा? मगर बलूचिस्तान से लोग क्यों आएंगे और इस तरह से मारने के लिए? ये बार बार हर चीज में बलूचिस्तान को घसीट रहे हैं आजकल। मुझे नहीं पता किस मूड में है, क्योंकि जो उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, जान अचकजई, उन्होंने भी इस तरह की बातें की हैं कि जी जो पिछले दिनों जो लोग मारे गए थे बलूचिस्तान में कि जी वो तो टेररिस्ट थे और टेररिस्ट की डेड बॉडीज नहीं दी जाती, हमने फिर भी दे दी। जी, साथ ही उन्होंने डॉक्टर मारंग बलोच के ऊपर भी इल्जाम लगाया कि वो अपनी जो प्रोटेस्ट है उससे पहले वो दुबई गई थी और वहां जाके वो और कुछ नहीं, रॉक एजेंट से मिली थी सही। और वहां से उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस ली हैं और क्या पैसे लिए, इस किस्म के इल्जामात। मेरा ख्याल है जान अचकजई साहब को थोड़ी शर्म आनी चाहिए या इस तरह की बातें करते हुए, बिल्कुल क्योंकि ठीक। ये एक तरीका बन गया है। ये एक बहुत हमारे यहाँ बहुत आम सी प्रैक्टिस हो गई है या कि हर किसी के ऊपर जो है इस किस्म के इल्जामात लगा देना। एग्ज़ैक्टली। सॉरी, नहीं मेरा बिल्कुल आप थोड़ा सा गला, लेकिन जी, जी, प्लीज़। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जाना चाहिए सबको जो है कुछ रिस्पॉन्सिबल होके बात करनी चाहिए। वो एग्ज़ैक्टली। एक जगह किसी गवर्नमेंट को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, चाहे वो सूबाई असेंबली ही क्यों ना हो, और वहाँ पे रह के वो अपने ही इलाके की है, वो खुद भी बलूचिस्तान से हैं और वो एग्ज़ैक्टली। मारंग बलूच साहिबा जो है उनके ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी वो दुबई गई थी, तो दुबई तो लोग वैसे भी जाते रहते हैं, उसमें कौन-सी बिल्कुल बड़ी ठीक। बात है। और इतने बिल्कुल। रॉ के एजेंट्स इनको अगर पता है कि वो लोग जो मारे गए, जिनकी जानें गई हैं और ये कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट हैं, तो ये कोई सबूत पेश करें। और अगर ये बात कर रहे हैं कि केपीके में जो लोग मारे गए या जिनकी जानें गई उनको बलूचिस्तान से लोग आए थे करने के लिए, तो फिर ये सब क्या कर रहे थे? और इन सब के बाद वो नंबर 1 एजेंसी क्या कर रही है कि उनको पता ही नहीं लग रहा है कि मुल्क के अंदर से कोई आता है और मार के चला जाता है। बलूचिस्तान के ऊपर कई बार इन्होंने जो है वो रॉ का नाम लिया, लेकिन बात सारी ये कि अगर उनके बस में होता भारत के, तो हो सकता है वो जरूर बलूचिस्तान के लोगों के लिए कुछ जी, करते। लेकिन बात ये कि बॉर्डर नहीं लगता उनके साथ। एग्ज़ैक्टली। और ये बात हमें कई बार हमारे जो इंडियन दोस्त आते हैं शोज में आया करते हैं, और पहले भी आते थे, उन्होंने कई बार कही है कि जी बॉर्डर हुँ, नहीं लगता इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते कि हम उनकी कोई मदद करें। इस वक्त भी प्रोटेस्ट चल रहा है, आजाद कश्मीर में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है। इन्होंने बलूचिस्तान गिलगित-बाल्टिस्तान। में, गिलगित बाल्टिस्तान में भी चल रहा है, बलूचिस्तान में भी चल रहा है, और इन्होंने जी, अभी से इंटरनेट डाउन कर दिया है बलूचिस्तान में। 2 दिन से इंटरनेट उन्होंने कह दिया कि जी ना चले, और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और कहा यह जा रहा है कि इलेक्शंस के बाद ही ठीक होगा। जबकि सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि जी पूरे मुल्क में जो है बगैर किसी रुकावट के इंटरनेट चलना चाहिए। मेरे घर तो आज भी
कभी का जो है इंटरनेट सही चल रहा था और कभी नहीं चल रहा था। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग की है मैंने एक गेस्ट के साथ, तो बड़ी मुश्किल से हो पाई है। लेकिन ये तमाशे जो हैं इनके, ये किसी तरीके से खत्म होने में नहीं आ रहे। इसके ऊपर मुझे नहीं एग्ज़ैक्टली। पता कि ह्यूमन राइट्स वाले क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं कि सो रहे हैं, कि उनको पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, जहाँ तक बात है आपने इंटरनेट की आरज़ू बात की तो अनफॉर्च्यूनेटली बलूचिस्तान में पहले इंटरनेट बहुत अच्छा क्या मतलब बहुत ख़राब है। हम्म। वैसे तो केपी में भी तकरीबन सेम सेम सिचुएशन है, लेकिन शायद कुछ बलूचिस्तान से अगर मैं कंपैरिज़न करूँ तो फिर स्लाइटली बेटर लगता है आपको। हमारा पुराना फाटा जो है, जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे अगर आप चले जाएँ तो यही सिक्योरिटी के नाम से कुछ इलाके ऐसे भी होते हैं, जहाँ पे कहते हैं 6-6 महीने से 1-1 साल से इंटरनेट सर्विसेज़ ही कोई नहीं है। बस आप सिर्फ़ डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉल रिसीव कर सकते हैं, या बाज़ जगहों पे जहाँ पे केबल मौजूद है, केबल इंटरनेट मौजूद है, तो फिर शायद आप वाई-फाई के ज़रिए अपनी कनेक्टिविटी करें। ये एक रूटीन मैटर है। अनफॉर्च्यूनेटली हमारे यहाँ दुनिया भर में इलेक्शंस होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जी सिक्योरिटी के जी कोई दुश्मन मुल्क जो है वो हमला कर सकते हैं। आज भी मैं 3-4 चैनल्स के टिकर्स देख रहा था, कहते दुश्मन कुव्वतें जो हैं वो इस तरह के हालात को खराब कर सकते हैं। तो सर ये दुश्मन कुव्वतें 77 साल हो गए, दुश्मन कुव्वतें हालात खराब भी कर देते हैं, फिर ठीक होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं? हम क्या सो रहे हैं सत्तू पी के कि हम इन कुव्वतों को आज तक हम नहीं पकड़ सके या इसको एक्सपोज़ नहीं कर सके। बस इलेक्शन आते हैं, जी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है जी, बड़ा खतरा है जी। कोई खुदकश जो है वो कर सकता है, कोई ये कर सकता है, कोई वो कर सकता है। इलेक्शन जब नहीं था तो कौन से ये सारी चीज़ें रुकी हुई थी। बिल्कुल ऐसा ही, इलेक्शन तो ख़ैर बहाना है, इलेक्शन हाँ, के बगैर भी यही कुछ हो रहा होता है। और ये ज़ाहिर है, फ़क़्त जिसका जो काम है अगर वो अपना काम नहीं करेगा तो हुँ, फिर इसी तरह से हाल होगा। अब इनका काम यही है कि सिक्योरिटी दें, लेकिन ये उसके अलावा हर काम कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। इकोनॉमी में भी फँसे हुए हैं, पॉलिटिक्स में भी। अभी से नवाज़ शरीफ साहब आ रहे हैं, सबको पता है इलेक्शन नहीं हुए हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ बिल्कुल आ ठीक रहे हैं। है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि ये सियासत से बाहर नहीं गए। इन्होंने अभी भी वही तमाशा लगा रखा है। इमरान खान के ऊपर जिस-जिस तरह के इल्ज़ामात लगे और जिस तरह से इमरान एग्ज़ैक्टली। खान को अंदर किया गया, बिल्कुल। मैं कोई हमेशा कहती हूँ इमरान खान की फ़ैन नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी उनके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। या और उसके बाद सारी पॉलिटिकल बिल्कुल। पार्टीज़ खामोश हैं, सिवाय पीपल्स पार्टी ने थोड़ा बहुत बोला है, अदरवाइज़ कोई भी नहीं बात कर रहा। तो ये याद रखिए कि कल इनकी बारी भी आ सकती है। और हुँ, पूरी कंट्री में फ़ौज लगा दी गई है। हाँ, इलेक्शन से पहले फ़ौज पूरी कंट्री में आज भी अनाउंस हुआ था, लगा दी। ख़ास तौर पे जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वहाँ पर बहुत लगा। तो सेंसिटिव एरियाज़ तो सारे ही हैं, पाकिस्तान में कौन-सा ऐसा इलाका है या हाँ। कौन-सा ऐसा एरिया है जो आपको लगता है कि सेंसिटिव नहीं है? नहीं है, इस्लामाबाद में भी लोगों को मारा जाता है, कराची, लाहौर में भी लोगों की बिल्कुल। जानें जाती हैं। क्वेटा है, पेशावर है। सब जगह है, हर हाँ, जगह है, तो कहाँ पर ऐसा है जो ये कहते हैं कि सेंसिटिव नहीं है? हर जगह लोगों की जान खतरे में, किसी का कोई पता नहीं है कौन आज बैठ के बात कर रहा है, कल नहीं हुँ, होगा। तो बिल्कुल। यहाँ तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती है पाकिस्तान में, और उसके बाद ये कहना कि जी, हमने इंटरनेट इसलिए डाउन कर दिया क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न्स हैं। तो मैंने तो दुनिया में किसी जगह पे नहीं देखा कि वो सिक्योरिटी रीज़न्स की वज़ह से इंटरनेट डाउन किया जाता, मोबाइल सर्विसेज़ बंद की जाती है। किसी को अगर इमरजेंसी हो जाए किसी के घर में, वो क्या करेगा? वो कैसे कॉन्टैक्ट करेगा किसी को? वो हॉस्पिटल को कैसे फ़ोन करेगा? सबसे बड़ी बात, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं लोग, या ये जो कैब वगैरह चलाते हैं, वो बेचारे क्या करेंगे? कैसे उनको कॉन्टैक्ट किया जाएगा? ये होम बिल्कुल, डिलीवरी वाले और ये सब, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें ये लोग नहीं सोचते, इसलिए कि इनके घर में तो भरा हुआ है, सब कुछ है, मौजूद है। तो दूसरे की क्या हालत है, इससे इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि इन्होंने इतने दिन के लिए कह दिया कि जी इंटरनेट नहीं चलेगा, कभी कुछ कहते हैं। अज़ाब एक लोगों के सर के ऊपर डाल दिया है। और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन डे आएगा और कब जान छूटेगी उनकी। इसलिए हुँ, कि बाहर निकलते हुए तो मुझे लोग नहीं दिखाई दे रहे ज़्यादा। मेरी जिस ये किसी से भी बात बात आपकी हुई है, इवन बहुत लोगों से, जो लोग आम काम करते हैं ना, हेयर ड्रेसर हो गया, आपके शॉप पे बिल्कुल। चले जाएँ, किसी मार्केट में चले जाएँ, वो सब कह रहे हैं कि हम तो नहीं जा रहे, हम तो जी काम करेंगे, हमें नहीं जाना। एब्सोल्युटली राइट, और ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं है आरज़ू, ये वैसे नहीं है, क्यों वोट ना डालें लोग? लेकिन उनको ट्रस्ट नहीं है कि यार ये मैं जो वोट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वाक़ई जिस कैंडिडेट को मैंने किया ये उसी कैंडिडेट के उसमें जाएगा या नहीं जाएगा? ये एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आपने इंटरनेट बंदिश की बात की, अभी रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 1.3 बिलियन रुपीज़ पर डे ये लॉस होता है। जो आपने नाम लिए ना इन लोगों का कारोबार जो बंद होता है, जो बेचारों के घरों में जो डेली वेजेस पे पैसे जाते हैं, वो तो मतलब मुतासिर हो ही रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के खजाने को नुकसान हो रहा है वो इतना है। लेकिन उनकी बला से उनका क्या, उनका उनका तो ये है कि आईएमएफ ने जी कह दिया हमें कि यार गैस महँगी कर दो।
ओ भाई तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी आके कोई आईएमएफ का कोई जो लेडी है उनकी जो एमडी है उनको आके बिठा हम्म। दो। आप लोग क्या कर रहे हो? मतलब अगर इस तरह की हुकूमत है आपने करनी है कि बिजली महंगी कर दो, गैस महंगी कर दो और मुल्क चला रहा हूं, तो ना चलाए ना। इस चलाने से तो मैं कहता हूं फिर वो, आई एम सॉरी टू से, लेकिन अफगान तालिबान की हुकूमत ही बेहतर है आप लोगों से, जिनके ऊपर बड़ी सारी एलिगेशंस है, बहुत सारे और मसले मसाइल है। मैं उनके कोई, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ देयर गवर्नमेंट या जो उनका तरीकाकार है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर तो आपसे वो बेहतर है कि आप सिर्फ यही करें कि 200% गैस बढ़ा दो, 300% बिजली बढ़ा दो, 100% जो है वो पेट्रोल बढ़ा दो, बस ठीक है जी, चलता रहेगा। नहीं, ये खैर कौन सी? मैं अफ़गान गवर्नमेंट को तो खैर मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर सकती जिस तरह की जी, हरकतें वहाँ होती हैं, लेकिन बहरहाल इकोनॉमी इनको बेहतर करनी चाहिए थी जी, और बिल्कुल। होनी भी चाहिए भी। आप देख लीजिए कि कश्मीर में, यानी जो भारत के पास कश्मीर है, या वहाँ पर वो $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम 3 बिलियन डॉलर के लिए नाक रगड़ते फिर रहे हैं पूरी दुनिया में। लेकिन एग्जैक्टली। अब हम हो गए ढीठ। एक होता है ना जब आप नया-नया भीख माँगना शुरू करते हैं ना, तो आपको थोड़ी शर्म आती है, यार मैं किसी से कैसे कहूँ ना कि मेरे घर में राशन नहीं है, या मैं कैसे बोलूँ कि जी मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है। जी, एक टाइम ऐसा आता है लोग आदी हो जाते हैं, उनको कोई फ़र्क जी, ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं चलो बिल्कुल ये सही नहीं कह दे रहा तो उसके पास चले जाते हैं, वो नहीं दे रहा तो उधर चले जाते हैं। हमारी वो हालत हो गई। अब पाकिस्तान के में जो है वो उन्होंने कमाना बिल्कुल छोड़ दिया है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हम्म, कोई फैक्ट्री चलती है, नहीं चलती, बार-बार मुँह फाड़-फाड़ के कहते हैं भारत से ट्रेड करनी है। चलो भारत मान गया ट्रेड करनी है, ये हम फर्ज कर लेते हैं। जी, हम क्या देंगे भारत को? वहां से तो चले हम 10 चीजें मंगा सकते हैं, हमको ये दे दें, वो दे दें, फलाना दे दें, हम्म, लेकिन हमारे पास तो हम कुछ भी नहीं बना रहे। लोग कहते हैं कि जी लोड शेडिंग की वजह से फैक्ट्रीज बंद हैं, लोग काम नहीं कर पा रहे, जी, और कई तरह के प्रॉब्लम्स है। जो इंटरनेट पे काम कर रहे हैं वो लोग काम नहीं कर पा रहे। आप बार बार आप इंटरनेट स्लो कर देते हैं, कभी इमरान खान की वजह से, कभी इलेक्शन की वजह से, कभी कोई और बिल्कुल। बात हो जाती है। तो लोग काम कैसे करें? आप क्या चाह रहे हैं? या तो वो जो इमरान खान कह रहे थे ना कि मतलब अगर कोई नहीं आ रहा तो एटम बम खुद पे मार दो, अब वो हालत आ हम्म, गई है इनकी कि ये मेरे ख्याल है अब एटम बम बेचने के लिए निकलेंगे, एटम बम ले लो करके, और तो कुछ नहीं बचा। मगर ये जरूर है कि लोगों की हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई है। मैं हम्म, जब मार्केट जाती हूँ, मेरे घर के पास भी मार्केट है, और किसी जगह मार्केट जाऊं तो इतने ज्यादा मेरे पीछे लोग लग जाते हैं जो कह रहे होते हैं कि जी राशन दिला दें, कोई कहता है पैसे दे दें, कि जी, मुझे पहले मतलब मैं दे दिया करती थी, मुझे उलझन नहीं, लग मुझे उलझन होने शुरू हो जाती है, इसलिए कि वो लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। एग्जैक्टली। तो मैं 2-3 दिन पहले यही सोच रही थी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वाले क्या सोचते होंगे कि यार पाकिस्तान जो है हर बार आ जाता है, पता 24वीं 25वीं बार हम गए। तो जैसे मैं चिढ़ जाती हूँ कि यार कितने लोगों को मैं दूं, तो ऐसे ही हो सकता है वो लोग भी तंग आ जाते हो। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो पॉलिसी मेकर्स, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, इतने ढीठ हो चुके हैं। हर प्राइम मिनिस्टर आते ही पहला, या फॉरेन मिनिस्टर के हम्म, आते ही पहली कामयाबी यही होती है कि वो कहीं से पैसा लेकर आ जाए। बाकी कमाना खाना इन लोगों को मेरे ख्याल है बरसों हो गए कि ये उस तरफ गए हों। बिल्कुल। आपने माँगने पे बात की, अभी रिसेंटली मेरे एक जानने वाले मुझे मिले और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, मैं बताना चाह रहा हूँ। वो कह रहे थे कि एक साहब मिले, मतलब जो माँग रहे थे, तो कहते मैंने यूँ करके देखा, तो मैंने कहा फुफला नहीं है? कहते मेरे स्कूल टाइम में जब मैं स्कूल जाया करता था तो किसी वैगन-शैगन में वो ड्राइवर या कंडक्टर थे। कहते जी, जी, बिल्कुल मैं वही हूँ, आपने पहचान लिया मुझे? कहते जी, मैंने पहचान लिया। मैंने कहा यार ये काम कब से शुरू किया? कहते ये तो छोड़ दो कब शुरू किया, लेकिन जब से शुरू किया है उस दिन के बाद मेरे दिन पे रहे। बिलीव मी, कहते कि वो मैं ड्राइवरी कंडक्टरी करता था तो थोड़े से पैसे कमाता था, मुश्किल से गुजारा होता था। जिस दिन से मांगना शुरू किया है, 2-3 घर बना लिए, 2-3 गाड़ियां मेरे रेंट पे चल रही है, और बस वो जिसे कहते हैं ना, वो अल्लाह का दिया और लोगों से लिया सब कुछ है मेरे पास, वो वाला हिसाब किताब है। यकीन करें, कहते मैंने कहा यार मोहल्ले में आपको कोई लोग मतलब इस तरह नहीं कहते, क्योंकि रहते हैं पिंडी में रहते हैं। कहते हाँ हाँ, सबको पता है कि मैं ये काम करता हूँ, इसमें शर्म क्या है? तो अब आर जो लोग ये भी मतलब ऐसे हो एक गए ना। एग्जांपल आपको, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ये एक चीज़ बता रहा हूँ, कोई ये अपनी तरफ की हाँ, स्टोरी नहीं है ये। लोगों को आदत हो गई ना इस तरह की, यस, वरना तो ये कि अगर आदत ना हो अगर, तो फिर इंसान को बुरा लगता है। मैं तो अगर किसी के साथ खाने पे, लंच या डिनर पे भी जाऊं, और चाहे वो मेरे मेल फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, मेरी कोशिश होती है कि यार पेमेंट किसी तरीके से मैं कर दूं, कि वो अगर इधर उधर कहीं देख रहे हैं तो मैं जाके काउंटर पे पहले ही पेमेंट कर दूं कि इनको ना देना पड़े। मेरा वो स्टाइल भी नहीं है कि मैं गई हूं तो मैं एक फीमेल होने का एडवांटेज उठाऊं कि ठीक है तुम ही पेमेंट करो। तो वो, लेकिन वो आपके अंदर जब तक वो एहसास रहता है तब तक है। पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे इनके अंदर वो एहसास खत्म हो गया, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जाके मांग रहे हैं कभी किसी कंट्री से, कभी किसी कंट्री से, तो जाहिर है वहां की पब्लिक का फिर यही हाल होगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले गल्फ कंट्री से कितने भिखारी पकड़े गए थे, सारे के सारे पाकिस्तानी।
वो तारड़ साहब आते हैं, साजिद तारड़ साहब आते हैं शो में, वो कह रहे थे वो जब हज उम्रे के लिए जाते हैं वहां पे बेशुमार उनको पाकिस्तानी मिलते हैं और कहते हैं जी वापसी का किराया नहीं है। वो पता नहीं कैसे वीजा लगवा लेते हैं और वहां पहुंच जाते हैं हज उम्रे के बहाने, उसके बाद पैसे मांगते रहते हैं लोगों से कि जी हमारे पास नहीं है। और वो वहां जाकर जहाँ पे जाके लोग बड़े इमोशनल किस्म की वीडियोस और पिक्चर्स लगाते हैं कि जी यहाँ बिल्कुल, पर आके खुदा के घर में तो हमें ये हो गया वो हो गया करके, वो वाले लोग जो है ये वहां पहुंचते हैं चोरियां करने के लिए। बिल्कुल। मेरे अपने मामू गए थे वो हज या उम्रे के लिए, तो वो कह रहे थे वजू के लिए उन्होंने जो है वहां पर घड़ी रखी अपनी, तो वो गायब हो गई। तो ये तो हाल है इनका। और उसके बाद बिल्कुल। कह रहे होते हैं जी ईमान बड़ा ताजा हो जाता है वहां जाके, पता नहीं कैसा, ये कौन सा ईमान है जो चोरी करने से नहीं रोक रहा आपको, आपको भीख बिल्कुल। मांगने से नहीं रोक रहा, आपको बिल्कुल। इस तरफ नहीं ले जा रहा कि आप खुद कमाएं और खाएं। मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन सा ईमान इनका ताजा होता है। लेकिन यही हाल गवर्नमेंट का है। इमरान खान के जमाने में आपको याद होगा वो तो चावल तक लेकर आ गए थे सऊदी हाँ, अरब बिल्कुल। से। बिल्कुल सही और कह रहे हैं। आटे की लाइन में लोग लगे होते थे और सारे लोग भारत से हमारा मजाक उड़ाते थे कि आटे की लाइन में लगे हो। कोई और हो तो शायद हाँ, उन्हें शर्म आ हाँ। जाए कि भाई हमें दूसरी कंट्री तक से लोग ताने मार रहे हैं कि तुम लोग आटे की लाइन में खड़े हो, लेकिन हमारे लोगों को कोई हुँ, फर्क नहीं पड़ता, कहते रहो। दो कान दिए ना अल्लाह ने, वो कहते हैं सुनने के लिए एक भी काफी था, अल्लाह ने दो इसीलिए दिए, इधर से सुनो और उधर से निकाल दो। तो हमारे साथ यही बिल्कुल। होता है, हम यहाँ से सुनते हैं और उधर से निकाल देते हैं। लेकिन कुछ सेंसिटिव लोग भी पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में सारे ढीठ नहीं रहते हैं, तो उनको या बुरा लगता है, उनको इंसल्ट फील होती है, हमें इंसल्ट फील होती है, हमें बुरा लगता है हमें ऐसे कहा जा रहा है। हम नहीं चाहते कि हमें ऐसे कहा जाए, हम चाहते हैं हमारी कंट्री कुछ बेहतर हो जाए, इसी वजह से हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, या क्रिटिसाइज भी नहीं कहना चाहिए उसको, कि हम जो कमजोरियां हैं वो बता रहे होते हैं। उस पे भी बाद लोग उठकर कह देते हैं कि जी इनको देखो ये तो कंट्री के खिलाफ बात कर रहे हैं, इनको देखो ये तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हुँ, तो उन लोगों के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब तक आप घर में आपके अगर जो लोग होते हैं अगर आप उन्हें भी नहीं बताएंगे कि आप क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो, तो आपका घर भी सही नहीं चलता। या तो ये तो फिर हमारी कंट्री है, हम इसी से पहचाने जाते हैं, हमें अच्छा या बुरा जो भी कहा जाता है हमारी कंट्री के नाम के साथ कहा जाता है। तो यस। हम चाहते हैं कि ये बेहतर हो, हम चाहते हैं हमारी भी पासपोर्ट की इज्जत हो, हम चाहते हैं हमारी भी इकोनॉमी ठीक हो, हमारे बारे में ये ना कहा जाए कि जी अब आगे 6 महीने के बाद क्या करेंगे, कौन सी कंट्री से मांगने हुँ, वाले हैं, कौन से वर्ल्ड बैंक के पास जाने वाले हैं। हमें अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ। तो हम चाहते जी। हैं कि सीखें, और अगर कोई और कंट्री अच्छा कर रही है, चाहे वो भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई भी दुनिया की कंट्री हो, अगर हम उससे कुछ सीख सकते हैं तो मेरे ख्याल है सीखना चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई हर्ज नहीं है। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल बहुत ज़रूरी और सीखना ज़रूरी है। लेकिन एक छोटी-सी चीज़ और पूछना चाहूँगा, आपने ज़िक्र किया कि $14 बिलियन डॉलर्स जो है वो बजट की मद में इंडिया ने अपने साइड के कश्मीर को दिया। एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है। दूसरी तरफ हम पूरा मुल्क जो 220-225 मिलियन पॉपुलेशन रहती है यहाँ पर, इसके लिए 3 अरब डॉलर, मुझे पता है कि 3 अरब डॉलर से हम्म, मुल्क नहीं चलता, बट हम माँग तो रहे हैं, ये तो एक हकीकत है, सऊदी अरेबिया से हो, यूएई से हो, चीन से हो, आईएमएफ से हो या किसी और से हो। आरज़ू सोच क्यों नहीं है कि कश्मीर अगर पूरे पाकिस्तान से उसका कंपैरिज़न मैं करूँ तो बिल्कुल छोटा-सा इलाका है वो। बहुत बड़ा इलाका नहीं वो। आपको याद होगा अक्सर मेजर गौरव साहब जो है वो अक्सर ज़िक्र करते थे कि यार इतने किलोमीटर उसकी विड्थ है और इतनी किलोमीटर उसकी लंबाई है, 100 किलोमीटर टोटल एरिया बनता है। वो अक्सर अपने शोज़ में भी बताते थे और जब टीवी शोज़ में मिलते थे तो उसमें भी ये बात ज़िक्र करते थे। तो अभी तक हम क्यों नहीं कर सके ये चीज़? मुझे मतलब मैं ये नहीं कहता कि हर हम्म, चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हर चीज़ में नेगेटिविटी हो, हर चीज़ में हम कहें कि मायूसी वाली बातें करें, लेकिन दुःख तो होता है इंसान को। आपने बात की कि यही पासपोर्ट आप लेके, यही पासपोर्ट मैं लेके और हमारे जैसे 220 मिलियन पॉपुलेशन के लोग यही पासपोर्ट पे ट्रैवल कर कोई पूछता है हमसे तो हम तो ये तो नहीं कहते कि मैं खैबर पुख्तूनख्वा से हूँ या मैं किसी और कहते बिल्कुल। पाकिस्तान से हूँ। देखिए यहाँ पे भी दो बातें हैं। एक चीज तो ये कि ये चीज हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको सोचनी चाहिए, इकोनॉमी पे काम करना चाहिए। जब तक ये या पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग अलग नहीं रखेंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा। अब आपने मतलब किसी से इकोनॉमी के ऊपर काम करवाना है हुँ, अपनी, और फाइनेंस पे काम करवाना है, लेकिन आप देख रहे हैं उसका रिलीजन क्या है, तो जी, फिर तो काम नहीं होगा। जो इमरान खान ने एग्ज़ैक्टली। किया था, इमरान खान ने बहुत गलत किया था। और आतिफ मियाँ के साथ। आतिफ मियाँ के साथ उन्होंने बहुत गलत किया था, अगर वो होते जी, तो शायद बेहतर तौर पे चलता। फिर ये कि वही मैंने कहा कि एक आदत पड़ चुकी है। दूसरा
जो एक कंपैरिजन चल रहा होता है हमारे यहाँ, कहा जा रहा है, जो मैंने खुद भी वीडियो की है कि जी भारत ने जो है $14 बिलियन वहां पे लगाए हैं और हम 3 बिलियन के लिए कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि हर एक का बजट अलग होता है, बिल्कुल आप ठीक है। उसे कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत कभी से नहीं करना मतलब चाहिए। जितने के शूज फ्लड के टाइम पे बिलावल भुट्टो ने पहने हुए थे, 3,500 के बताए जा रहे थे कि उन्होंने, डॉलर। हाँ, $3,500 के शूज उन्होंने पहने थे। उस $3,500 में मैं पूरे मंथ, मतलब मेरा घर भी चल जाए और मैं शॉपिंग भी कर लूं और उसके बाद भी कुछ बच जाएगा मेरे पास। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अब अगर कोई ये कहे कि जी उन्होंने तो सिर्फ शूज एक ले लिए थे, तो उनका बजट और है, मेरा बजट और है, और मैं इसी तरीके से, भारत का बजट और है और बिल्कुल, पाकिस्तान का और है। आप एग्ज़ैक्टली। ये नहीं कह सकते कि अगर पाकिस्तान के पास 10 या 12 बिलियन आ गए, काम करके आ गए, जी, मांगने जी। से नहीं, काम करके आ गए, तब भी हम वो इतना पैसा हम कश्मीर या कहीं भी नहीं लगा सकते, बिल्कुल, क्योंकि यस। पाकिस्तान भारत के मुकाबले में एक बहुत छोटी कंट्री है। मतलब जितने लोग यहाँ पे रहते हैं पूरी कंट्री में मुस्लिम, उतने तो भारत में उससे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। और जितना बड़ा एरिया उनका है, तो वो हमें कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, एग्ज़ैक्टली। ये जरूर करना चाहिए कि वो जो पैसा लगा रहे हैं वो उन्होंने कमाया है। या वो पैसा वो मांगे तांगे का पैसा नहीं है। हम तो मांग एग्ज़ैक्टली। तांग के, हम तो इस काबिल भी नहीं है कि हम अपने मुल्क को चला सकें। उसके लिए भी हम हर दूसरे महीने जो है किसी से 2 बिलियन, किसी से 3, किसी से 4 बिलियन मांगते फिर रहे होते हैं। यस। तो इसमें जरूर हमें शर्म आनी चाहिए। बाकी ठीक है, आप इतना तो कमाएं कि आप चले 14 बिलियन ना सही, लेकिन आप $1 बिलियन जो है वो आप अपने कश्मीर में लगा हुँ, सकें, केपीके में या कहीं लगा सकें। लेकिन वो, मैंने कहा ना, हमारे अंदर से शर्म खत्म हो गई है। हमारे हुँ। जो लोग हैं ना, मैं आम पब्लिक की भी बात करूंगी कि वो भी अब हर जगह मांगते हुए दिखाई देने लगे हैं, बहुत ज्यादा। और यही चीज हमारी जो कहना चाहिए पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारी हुँ। स्टैब्लिशमेंट है, इनको भी एक तरह की शर्म खत्म हो गई। मुझे तो समझ नहीं आती कि जब ये सऊदी अरब जाते हैं, जब ये चाइना जाते हैं पैसा मांगने, ये आंखें कैसे मिलाते हैं उनसे? मतलब या तो मेरे अंदर कोई डिफेक्ट है, मेरे ख्याल है मैं ही कोई, मेरे अंदर ही कोई जो है ना वो टेक्निकल फॉल्ट है कि मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती। अगर हुँ। कोई गिफ्ट भी दे दे तो मेरा दिल करता है मैं उससे ज्यादा गिफ्ट उसको दे दूं, और या अगर मेरा बस चले मैं पहले गिफ्ट मैं भेज दूं। तो मुझे तो एब्सोल्युटली। बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है कि यार मैं गिफ्ट लेकर घर आ गई और वो जो थे मैंने उधर कोई कुछ नहीं दिया। लेकिन ये हमारी जो बाकी के पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, जी। करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, और उसके बाद वहां जाते हैं भीख मांगने चाइना, कभी सऊदी अरब। मतलब ये बीएमडब्ल्यू और जो कहना चाहिए मर्सिडीज से नीचे कदम नहीं रखते, बड़ी बिल्कुल नहीं। बड़ी प्राडो और कौन कौन सी गाड़ियों में घूमते हैं। ये करोड़ों रुपए वहां की कीमत है। करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं ये, और उसके बाद ये जाते का है, ये जाएंगे चाइना, सऊदी अरब, आईएमएफ में पैसा मांगने जाएंगे। वो इनको ये नहीं कहते भाई तुम छोटी गाड़ी में चले जाओ हाँ, तो तुम्हारी कंट्री सही हो जाएगी। कितने ही लीडर्स, कितने ही मीडिया के लोग मैंने देखे इंडिया में जो आम सी गाड़ियों में घूमते हैं। बिल्कुल, ये हमारे यहाँ बिल्कुल। ही है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे और उसके बाद कहेंगे, बड़ी ये मौलवी हमारे जो सादगी का दर्ज देते हैं, कहते हैं कि ये दुनिया जो है ना ये बस ऐसे ही है, टाइम पास है, असल में हुँ, मरने के बाद है। लेकिन ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में मौलाना बिल्कुल। तारिक जमील और कौन कौन, ये बड़े बड़े घर इनके, बड़ी बड़ी गाड़ियां इनकी। अरे सादगी से रहते थे ईदी साहब, अब्दुल सत्तार ज़बरदस्त, ईदी साहब। क्या बात है! मैं, हाँ, उनको मैंने नहीं देखा कि वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, इतने बड़े बड़े घरों में वो रहते हो। और उनको, हमारे हीरो वो नहीं है, हमारे हीरो जो है वो हमने और लोगों को बना रखा है। अभी इसी बिल्कुल सही। तरीके से वो या डॉक्टर परवेज हुद भाई हैं, नाम नहीं लेता कोई उनका। हमारे पास साइंटिस्ट एक ले दे के जो रह गए, बाकी तो हमने पढ़ाई लिखाई कोई करनी नहीं है। तो वो हम हमारे यहाँ हमने एग्जाम्पल्स ही गलत सेट कर रखी है। हमारे एग्जाम्पल ये कि जो बहुत बड़ी गाड़ी में आएगा वो बहुत इज्जत वाला है, और बिल्कुल, अगर कोई छोटी गाड़ी में आएगा उससे घटिया कोई है नहीं, इसलिए कि यार ये इतनी सी बिल्कुल, गाड़ी में आ गया। तो बिल्कुल। जब ये माइंडसेट आपका होगा तो फिर यही हाल होगा। अभी आप इंडिया में, मैं ज्यादा तो नहीं जानती लेकिन मीडिया के लोगों को जरूर मैंने देखा है, बल्कि वो मेरे बड़े फेवरेट हैं। बहुत से लोगों को नहीं पसंद है लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अर्नब गोस्वामी। ठीक है, मैं उनके शो में भी जाती हूँ तो वो मुझे बोलने देते हैं, ये उनकी बड़ी हुँ। अच्छी बात है। तो वो मुझे बड़ी बड़े बात फेवरेट है मेरे। है। मैंने देखा अर्नब के ऊपर कोई केस चल रहा था और वो गाड़ी में जा रहे थे, तो आम सी गाड़ी थी उनकी, कोई वो नहीं थी जैसे होंडा थी, कोई होंडा या टोयोटा में से कोई कोरोला थी। आई तो थी व्हाइट कलर की, मुझे हाँ, याद है, तो वो बड़ी आम-सी अब गाड़ी है हाँ, और 2004-5 मॉडल की, बिल्कुल। हमारे यहाँ तो हमारे मीडिया के लोग तो भाई, हम तो आपको पता है कि बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज से नीचे ऑडी, मतलब उतरते ही नहीं। हाँ, बीएमडब्ल्यूज़ और मेरे जैसे आजकल लोग तो रेंज हम तो रोवर्स भी अपनी, आ गई हैं, मेरे जैसे रेंज लोग जो रोवर्स भी आप, आ गई हैं।
मेरे जैसे लोग जो आम-सी गाड़ी में घूमते हैं, मैं तो अपनी गाड़ी उधर नीचे दरख्त के नीचे छुपा के उनकी पार्टीज़ में जाती हूँ, यार मेरी गाड़ी मत देख लेना। मेरी आम-सी छोटी-सी गाड़ी है, जैसी मामूली-सी मैं हूँ, वैसे ही मामूली-सी मेरी गाड़ी है। तो वो जैसे कहते हैं ना, लेकिन ख़ैर वो हक हलाल की कमाई से है और उसमें किसी किसी तरह का कोई, जिसे कहते हैं ना, लिफ़ाफ़ा सिस्टम हमारे यहाँ वो नहीं लिफाफा है। शामिल नहीं है। मैंने एक बार बल्कि डॉक्टर अज़हर को पूछा, डॉक्टर अज़हर को आप भी जानते हैं, डॉक्टर अज़हर से मैंने कहा कि यार मुझे कोई लिफ़ाफ़ा ऑफ़र नहीं करता। वो मुझे कहते हैं इसलिए कि उनको पता है तुम लिफ़ाफ़ा भी ले लोगी और काम भी नहीं करोगी। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ये कि ये ये भी एक अजीब ही बात है। तो वाक़ई में जिसे कहते हैं ना कि कोशिश होती है कि हुँ, ईमानदारी से काम करें, कोशिश होती है कि सही बात करें। बहुत से लोगों का कहना है कि जी, बल्कि कुछ लोगों ने बल्कि मेरी बड़ी प्यारी वो नाज़िया इलाही, वो मुझे कह रही थी, "आरज़ू किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन कभी-कभी हो जाती है नाज़िया।" तो इसलिए मैं बोल रही थी कि बहुत से लोग मेरे ना पुराने टीवी चैनल के ना क्लिप निकाल के लगा रहे हैं, "देखो, देखो क्या बोल रही थी, देखो, देखो क्या बोल रही थी।" तो उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि भाई मैं ये बोल रही थी, इसीलिए तो मैंने टीवी चैनल छोड़ दिया कि हमारे यहाँ टीवी चैनल पे हुँ। मिलता है डिक्टेशन। तो हमारे यहाँ नहीं बोलने दिया जाता है, इसीलिए हम यूट्यूब पर आए और चैनल को हमने खैराबाद कह दिया, उसके बाद कभी चैनल की तरफ मुड़ के नहीं गए। अभी आज 2-3 दिन पहले मैं एक बड़े हमारे नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो किसी पार्टी में बैठे हुए थे। तो लोग कहने लगे कि जी पूरे दिन की ट्रांसमिशन करनी है इन्होंने इलेक्शन की, तो क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे? तो वो कहने लगे कि हमारे सामने कैमरे पे नहीं आती, लेकिन सामने एक प्रोड्यूसर खड़ी की होती है, उन्होंने सीनियर प्रोड्यूसर, और जैसे हम कुछ बोलने लगते हैं तो वो हाथ जोड़ देती है। का मतलब है कि चुप हो ओह जाओ, माय आगे नहीं गॉड! बोलना। तो हमारी बिल्कुल, रेड तो मैं लाइन नहीं क्रॉस करनी हाँ। बिल्कुल, तो हमारे यहाँ तो ये होता है ना चैनल्स पे, तो इसीलिए हम चैनल पे नहीं बोलते, और जब थे चैनल पे तो बोलना पड़ता था। मगर बात सारी यही है कि बाहर जो है उसको कैसे रोकेंगे? या चले जो यूट्यूब पे है एग्ज़ैक्टली उसको भी आप रोक लेंगे किसी तरीके से, डरा धमका के हाँ, या जान से पाकिस्तान में मार पॉसिबल है, के। पाकिस्तान में मगर मगर अब सड़क पे लोग बात कर रहे हैं ना, जगह-जगह लोग बात कर रहे हैं, हर गाँव कोई में, कह रहा छोटे-छोटे है। गाँव में लोग आरज़ू बात वो कर रहे हैं। भई वो लोग जो बहुत पढ़े-लिखे नहीं है, वैसे मेरे नाना कहते थे कि पढ़े-लिखे और जिसे कहते हैं ना जाहिल में फ़र्क होता है। पढ़ा-लिखा उसे कहते हैं जिसे लिखना-पढ़ना आता है। लेकिन जो लिख पढ़ने के बाद भी जाहिलों वाली बातें करे ना, उसको जाहिल कहते हैं। तो बिल्कुल हमारे सही, यहाँ वही जैसे हूद भाई ने भी एक बार कहा था कि तालीमी याफ़्ता और डिग्री याफ़्ता, कि फ़र्क जो है, डिग्री लेके घूम रहे हैं वो डिग्री याफ़्ता है, लेकिन तालीमी याफ़्ता नहीं है। बेशक आपकी एजुकेशन कम हो, लेकिन आपके नॉलेज हो, आपको पता हो कि बिल्कुल क्या कह एग्ज़ैक्टली। रहे हैं। तो वो वैसे तो ख़ैर फिर आप कहेंगे कि मैं टॉपिक से भटक गई हूँ, लेकिन फिर मैं एक बात जाते-जाते ज़रूर, अब आई डोंट नो जाते-जाते शो खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन खत्म हो रहा है। अच्छा, तो कुछ लोग आज कहते हैं आप कि बड़ी इंटेलेक्चुअल्स वाली बातें अरे! करने लग गई हैं, खुदा के मुझे लिए बड़ी मुझे इंटेलेक्चुअल मुझे मत नहीं, कहना, मुझे 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 गाली लगती थोड़ा-सा है। ना मतलब आई फ़ील अब फ्रस्ट्रेटेड कि नहीं, नहीं, मतलब ये नहीं। क्या हो गया? नहीं, 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 इंटेलेक्चुअल ना मैं बनिए। मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, और ये बातें मुझे बिल्कुल ना कहें, मैं इंटेलेक्चुअल बनना भी नहीं चाहती, बल्कि वही मैं कह रही थी कि कुछ लोग कहते हैं आरज़ू को कुछ आता-जाता नहीं है। अच्छा ठीक है, मान लिया आता-जाता नहीं है। आरज़ू जो है ना वो आईएसआई की एजेंट है। अब एक बात मुझे बताएँ, वो कौन-सी एजेंसी है जो मेरे जैसे ढक्कन को लेके जो है वो अपने आप रखेगी कि यार इसको आता-जाता पैसे कुछ ज़ाया नहीं है, करवाएँगे। इसको रख लो एजेंसी में। तो वो या एक बात करे, या तो मैं आईएसआई की एजेंट हूँ, इसका मतलब है मेरा बहुत दिमाग है, या फिर ये बोलें कि इसको कुछ नहीं आता। तो यार जब कुछ नहीं आता तो फिर आईएसआई क्यों रखेगी? मुझे तो कोई भी नहीं, रॉ भी नहीं रखेगी। वैसे बहुत से लोग मुझे रॉ के एजेंट भी कहते हैं यहाँ पे, आपको बिल्कुल पता है। सही है, तो बिल्कुल सही। लेकिन ये कि मुझे सैलरी दोनों में से कोई नहीं देता, मैं दोनों से नाराज़ हूँ, मैं बात ही नहीं कर रही उनसे। बिल्कुल सही है और बहुत ज़बरदस्त बात, बिल्कुल ऑन अ लाइटर मूड लेकिन बात बिल्कुल सही है और अच्छी है। आरज़ू थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।